नमस्कार मित्रों, फेडर एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, राज्य के उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत का, पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ द स्टेट। उत्तर उपनिवेशवाद उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद की तरह ही एक विवादास्पद अवधारणा है, जिसकी कोई एक परिभाषा स्वीकृत नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक सूत्र इसका है जिसके आधार पर हम उत्तर उपनिवेशवाद को अन्य जो इसकी तरह की जो अवधारणा है उससे दूर कर सकते हैं। और वो ये है कि ये उपनिवेशवाद से संबंधित है। किस प्रकार से कि इसमें ये माना गया है कि उपनिवेशवाद ने जहाँ जहाँ पे उन्होंने अपनी उपनिवेश बनाए, वहाँ की संस्कृति, समाज और राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। और उन समाजों में जो उपनिवेशवाद के अधीन रहे थे, उन समाजों में आज भी, जब हम मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर देश उपनिवेशवाद से मुक्त हो चुके थे और कुछ बचे हुए देश बाद में मुक्त हुए, उनमें आज भी 70 वर्ष 80 वर्ष बीतने के 70-75 वर्ष बीतने के पश्चात भी उस उपनिवेशवादी प्रभाव का दृष्टिगोचर होता है। और वहाँ के इंटेलेक्चुअल, वहाँ का समाज, वहाँ की संस्कृति किसी न किसी रूप से इससे प्रभावित है। उपनिवेशवाद के जितने भी विचारक हैं वो इस बात पर सहमत हैं कि उपनिवेशवाद का इन समाजों पर सकारात्मक प्रभाव तो कम हुआ है और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हुआ है। इस उत्तर उपनिवेशवाद का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल उपनिवेशवाद समाप्त होने के बाद में जो समाज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जब से उपनिवेशवाद आरंभ हुआ, क्योंकि किसी भी देश में हम जानते हैं कि 16वीं-17वीं शताब्दी से उपनिवेशवाद आरंभ हो गया था। पुर्तगाल और डच लोगों ने अलग अलग जगह पर जाकर अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी थी। बाद में इंग्लैंड और ब्रिटेन ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए। तो उस समय से जब वो दूसरे देशों में जाकर अपना शासन कर रहे थे, पहले उन्होंने ट्रेड किया, फिर वहाँ पर शासन करने लगे, तब से उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ा है। और जो उत्तर उपनिवेशवादी विचारक हैं या लेखक हैं, वो जब इसकी बात करते हैं उत्तर उपनिवेशवाद की, तो वो तब से जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी भी बात करते हैं। यानी लेखक जो लिखता है उत्तर उपनिवेशवादी, वो ज़रूरी नहीं है कि उपनिवेशवाद समाप्त होने के बाद की समाज के बारे में लिख रहा हो। वो जिस समय उपनिवेशवाद था उस समय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा था उसके बारे में भी लिख रहा है, उसके बारे में विचार दे रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि यह उपनिवेशवाद के जिनको उपनिवेश बनाया था उन देशों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित सिद्धांत है। वो चाहे जब वो वहाँ उपनिवेश बने हुए थे तब उन पर प्रभाव पड़ा हो, या वो उपनिवेशवाद से मुक्त हो गए हो और मुक्त राज्य बन गए हो तब उन पर पड़ने वाला प्रभाव हो। ये मूल आधार है उत्तर उपनिवेशवाद के सिद्धांत का। अब इसके अंदर बहुत से विचारक हैं जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया है, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है, जिसमें प्रमुख हम जानते हैं एडवर्ड सईद, जिसने ओरिएंटलिज्म लिखी थी 1978 में और बाद में भी कुछ पुस्तकें लिखी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं होमी भाभा की, हम बात कर सकते हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक की, हम बात कर सकते हैं फ्रेंच फैनन की। तो ये कुछ 3-4 लोग हैं जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं उत्तर उपनिवेशवादी साहित्य के अंदर। इन्होंने अलग अलग तरह से इस बात को, इसके विभिन्न पक्षों को सामने रखा है। तो पहले हम समझें उत्तर उपनिवेशवाद में क्या क्या महत्वपूर्ण अवधारणाएं सामने आई है जिससे कि उत्तर उपनिवेशवाद अपने बात को कहता है या अपने बात को सामने रखता है। सबसे पहली अवधारणा जो है वो है राष्ट्रवाद की। जो राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं या राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम अधिकतर पश्चिम में जो राष्ट्र आया है उसी को स्वीकार करते हुए जो उपनिवेशवादी जितनी भी संस्कृतियाँ रही हैं उसमें राष्ट्र की कल्पना करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो पश्चिम में राष्ट्र आया है वो कल्पना एक अलग प्रकार की थी, और पूर्वी देशों की जिस पर कि शासन पश्चिमी राष्ट्रों का रहा था, वहाँ की संस्कृति और परंपरा अलग प्रकार की थी। वहाँ पे बहुत सी जगह पर तो ट्राइब्स थी जो बहुत मजबूत थी और आज भी कुछ हद तक मजबूत है, और बहुत सी जगहों पर कुछ परंपराएं थी। उन परंपराओं में संस्कृति या समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण था राजनीतिक बंधनों के या राजनीतिक संबंधों के। तो ये प्रश्न सबसे पहले उठाया गया कि राष्ट्र की अवधारणा पोस्ट कॉलोनियल थियरी में अलग प्रकार की होगी।
वैसी नहीं होगी जैसा कि कॉलोनियल बताते हैं, यानी नेशनलिज्म ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थिंकिंग हैज़ टू बी डिफरेंट देन द कॉलोनियल थिंकर्स। दूसरी बात इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट जो महत्वपूर्ण है वो है हाइब्रिडिटी। यानी ये माना गया है कि बहुत से लोग जो जब उपनिवेशवाद था तब उसकी जो संस्कृति का प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने जो शासक होते हैं, उपनिवेशवादी शासक मुख्य रूप से, उन्होंने ये कोशिश की बताने की कि उनकी संस्कृति भी बेहतर है, उनका समाज भी बेहतर है, उनका इतिहास भी बेहतर है, उनका साहित्य भी बेहतर है, इसलिए वो यहाँ पर शासन कर रहे हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी भाषा, अपने साहित्य को यहाँ की संस्थाओं में, यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सब जगह पर उन्होंने लागू किया। और जो लोग उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके मूल्य, राजनीतिक मूल्य में पढ़ने में पारंगत हो रहे थे, उनको पद दिए, उनको अपनी नौकरियां दी, उनको सम्मान दिया। इसलिए धीरे धीरे ये धारणा बनती गई कि अगर जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे जो अंग्रेजी बोलता है, जो पश्चिम के विचारकों को सही प्रकार से समझ सकता है, बता सकता है, पश्चिम में जो कुछ चल रहा है उसको भारत को में अपनी भाषा में प्रदर्शित कर सकता है, तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा समझदार है, वो इंटेलेक्चुअल है और राज्य को उसकी आवश्यकता है। तो क्या हुआ इसका नतीजा? भारत, तो उदाहरण ले लो, हम जैसे बात करते हैं तो हमने अंग्रेजी, हमको नहीं आती तो हम अंग्रेजी और तो सीखना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने से ऐसा लगता है कि हम शासक वर्ग को से संबंधित हैं। लेकिन चूंकि हमें अंग्रेजी पूरी नहीं आती, हम अंग्रेज नहीं हैं, और हम अपने ज़मीन से भी जुड़ा रहना चाहते हैं, तो हम एक नई भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं, जिसे कहा जाता है हाइब्रिडिटी, जो से बनी है, दोनों का मिला जुला, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश। शब्द अंग्रेजी के और भाषा हिंदी की, जो हम सब लोग काम में लेते हैं, अधिकतर पढ़े लिखे लोग। तो वो ये प्रभाव कॉलोनियलिज्म का है या उपनिवेशवादी सिद्धांतों का है। तो इसलिए ये दूसरी बात इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि ये हाइब्रिडिटी की बात की जाने लगी। इसी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया था, वो था सबल्टर्न। सबल्टर्न कॉन्सेप्ट वैसे तो जो है ग्रामशी ने दिया था सबसे पहले, लेकिन ग्रामशी के बाद में बहुत से लोगों ने इसका काम में लिया, और उसने तो वर्किंग क्लास के रूप में के समकक्ष इस शब्द को काम में लिया था। लेकिन बाद में इसको सारे दमित वर्ग जो है, जो जिनका दमन हुआ है, उस सारे दमित वर्ग के बारे में सबल्टर्न को शब्द का काम प्रयोग में लेने लगे पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स। और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। अपना एक जो ऐसे उन्होंने लिखा था, कैन द सबल्टर्न स्पीक, उसका ये कहना था कि जो सबसे दमित है समाज में, उसकी वो अपनी बात शासक के समक्ष प्रस्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मीडिएटर चाहिए, वो अपनी भाषा उसको नहीं बता सकता। तो जो मीडिएटर होते हैं, जो शिक्षक हैं, कलेक्टर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जो राजनेता हैं, जो पत्रकार हैं वगैरह, जो इस दमित वर्ग की बात को शासक तक पहुंचाता है, तो वो बीच में उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको वो अपने हितों के अनुरूप उसको उसमें परिवर्तन कर देता है। तो शासक वर्ग के पास सही बात नहीं पहुंच सकती। इसको ध्यान में रखते हुए उसने कहा था कि कैन द सबल्टर्न स्पीक, कि जो दमित वर्ग है क्या वो बोल सकता है, क्या वो बता सकता है अपनी बात? तो उसने कहा कि संभव नहीं है, क्योंकि जो एक नया वर्ग पैदा हो गया है उपनिवेशवाद समाप्त होने के बाद में, जो राज्य और इस दमित वर्ग के बीच में जिसे कह सकते हैं एक संबंध स्थापित करने का अपना हक मानता है, अपने आप को क्वालिफाइड मानता है, और वह उसको डिस्टॉर्ट करके अपने हितों के अनुरूप राज्य तक बात पहुंचाता है। तो सबल्टर्न की बात की जाने लगी, जिसे हमने कहा कि इसी तरह से राष्ट्र कैसा, उसकी बात की जाने लगी। इसी प्रकार से बात की जाने लगी कि जो जेंडर है उसके बारे में नए तरह से बात होने लगी, कि ये कहा गया कि महिलाएं जो है, स्त्रियों का शोषण दो तरह से, एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण से शोषण हो ही रहा था, एक कॉलोनियलिज्म के कारण से और शोषण हो रहा था, तो डबल शोषण हो रहा है। और डबल शोषण होने के कारण से जो फेमिनिज्म का जो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, नारीवादी आंदोलन, उसमें भी टुकड़े होने लगे, और ये कहा जाने लगा जैसे ब्लैक फेमिनिज्म अलग है। वो अलग क्योंकि सारी स्त्रियों की समस्याएं एक जैसी नहीं है। जो कॉलोनाइज्ड नेशन से संबंधित महिलाएं हैं, उनकी समस्या और ज़्यादा है, अलग तरह की है, कि वो दो तरह से पिस रही है। तो इसलिए
एक तरह से बात नहीं की जा सकती कि फेमिनिज्म एक है, नारीवादी एक है। तो नारीवाद की भी अलग अलग व्याख्या, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, समूह होने चाहिए। जो पश्चिम का नारीवादी आंदोलन है वो पूर्व में जो नारीवादी आंदोलन है उससे मेल नहीं खा सकता, क्योंकि पूर्व में जो कॉलोनाइज्ड स्टेट रहे हैं उनकी जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको ज़्यादा समस्या है और अलग प्रकार की समस्या है। इसी प्रकार से रेस की बात भी सामने आई, नरजाति की, क्योंकि मुख्य रूप से जो कॉलोनियलिज्म था वो रेशलिज्म का ही एक सोफिस्टिकेटेड स्वरूप माना गया। विशेष रूप से अगर हम अफ्रीका में देखें और तो हम देखेंगे कि जो काले और गोरे का जो अंतर कहा गया था, तो फ्रेंच फैनन ने बहुत अच्छे प्रकार से वाइट स्किन एंड के बारे में जो उसने लिखी किताब, पुस्तकें लिखी है कि हमारे वहाँ पर एक नए तरह के लोग पैदा हो गए जिनकी ब्लैक स्किन है और वाइट माइंड है, कि वो सोचते तो कोशिश करते हैं कि जैसे गोरे लोगों की तरह सोचे, हालांकि उनकी स्किन काली होती है। तो इसमें भेद हो गया कि रंग के आधार पर भेदभाव आरंभ हो गया था कॉलोनियलिज्म के कारण से, और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है पोस्ट कॉलोनियल थियोरी का कि वो रेस को बहुत महत्व देती है और रेशलिज्म के खिलाफ उसकी बात होती है, उसको वो समाप्त करना चाहती है। इसी के प्रकार से एक और बात सामने आई, वो आई थी डबल कॉन्शियसनेस की, कि दो प्रकार की चेतना होती है, कि यानी एक व्यक्ति जो कॉलोनाइज्ड है वह शरीर तो एक है लेकिन वो दो तरह से सोचता है। एक तो वो शासक की तरह सोचने, उसकी पिछलक्कू बनकर उसकी तरह सोचने की कोशिश करता है, एक वो जमीन से जुड़ा रहने का अपने साधारण व्यक्ति की तरह सोचने की कोशिश करता है। तो उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है। तो जो विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं इस शासित वर्ग, इस शासित समाज के, वे इस डबल कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए होते हैं कि वो कभी तो सोचते हैं कि अपने आप को सम्मान प्राप्त करने के लिए शासक की तरह बात करें, कभी वो सोचते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने घर वालों के साथ रहने के लिए वो साधारण जमीन से जुड़ी हुई बात करें। फ्रेंच फैनन ने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी और उसने ये स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं है कि कॉलोनियलिज्म समाप्त हो गया कॉलोनी जिन्होंने किया था उनके जाने के बाद, यानी फ्रेंच वहाँ से चले गए अल्जीरिया से, या भारत से इंग्लैंड से अंग्रेज चले गए, तो उससे कॉलोनियलिज्म समाप्त नहीं हुआ। उसने कहा कि जो नए शासक आए, और वो शासक वो थे जिनको कि कॉलोनी जिन्होंने ये उपनिवेशवाद चलाया था उन्होंने ट्रेंड कर रखा था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे राजनेता हो, अपनी भाषा में, अपनी अवधारणाओं में, अपनी सोच में ट्रेंड कर रखा था और उनको ही शासन सौंप के हो गई। तो ये जो नए शासक बने वो शरीर से तो ब्लैक थे, जैसे भारत में हम बात करें तो शरीर से तो वो भारतीय थे, लेकिन मस्तिष्क से वो वैसे ही थे जैसे कि ब्रिटिशर्स थे। हम देखते हैं आज भी हमारे यहाँ पे जो इंडियन पेनल कोड बना हुआ है वो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, जो 19वीं शताब्दी का, अब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो शासक वर्ग आया उसको ये आसान लगा कि जो स्ट्रक्चर, जो संरचना बनी हुई है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ बना के गई थी, उसके अनुसार ही अपने कार्य करे और धीरे धीरे परिवर्तन करे। और वो धीरे धीरे परिवर्तन करने के अंदर क्या होता है कि वो जो लिगेसी है कॉलोनियलिज्म की, वो लिगेसी आगे तक चलती रहती है। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि ये बहुत सी बातें जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंतर्गत सामने आती है, कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, जिनके आधार पर पोस्ट कॉलोनियलिज्म आगे बढ़ता है। इसके आधार पर उत्तर उपनिवेशवाद में साहित्य की रचना होती है और सोच को आगे बढ़ाया जाता है। अब इसका राज्य का सिद्धांत क्या है, तो हम देख सकते हैं कि बड़ा आसान है राज्य का सिद्धांत। इससे इन बातों को अगर हम समझ लें तो पहली बात तो वो राज्य के विरुद्ध होंगे, कि पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स राज्य के विरुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि राज्य के कारण ही शोषण हुआ है और कॉलोनियल स्टेट के तो बिल्कुल विरुद्ध होंगे। इसलिए वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो राज्य वैसा नहीं हो, जैसा कि जो राज्य ऐसा नहीं हो कि जनता के ऊपर शासन करे उस तरह से जिस तरह के कॉलोनियल स्टेट कर रहा था। हालांकि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में अभी इतना विकास नहीं हुआ है कि उसकी राज्य के बारे में बहुत सा लिटरेचर अवेलेबल हो, लेकिन हम जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जो सिद्धांत है उसके आधार पर ये सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, राज्य के सिद्धांत का। कि पहली बात, राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है, या राज्य अगर है तो वो मानते हैं कि वह विकेंद्रीकृत राज्य होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंतर्गत वो मानते हैं कि राज्य जो भी हो वो राज्य जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक और उदारवाद की सिद्धांतों को स्वीकार करता है पोस्ट कॉलोनियल वो। तीसरी बात, वो ये मानता है कि राज्य की जो अवधारणा है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती। यानी जो मूल मंत्र है पोस्ट कॉलोनियल सिद्धांत का वो ये है कि वो किसी भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल को स्वीकार नहीं करते,
क्योंकि वो मानते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांत का अर्थ है पश्चिमी सिद्धांत, और पश्चिमी सिद्धांत जो अब तक जो हमारा अनुभव रहा है वो पूर्व जहाँ पर उन्होंने कॉलोनीज बनाई है उसका शोषण करना रहा है। इसलिए वो किसी भी इस क्लेम को कि वह यूनिवर्सल सिद्धांत है इसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि सिद्धांत अलग अलग, यानी राज्य का सिद्धांत भी अलग होना चाहिए, पूर्वी देशों का जो पहले कॉलोनीज रही है उनका सिद्धांत अलग होना चाहिए, और जो पश्चिम का सिद्धांत वो अलग प्रकार का होना चाहिए। और राज्य से जुड़ी हुई सारी अवधारणाएं इसलिए वो नए प्रकार से परिभाषित करने की मांग करते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो या नागरिकता हो, इन सब की बात वो अलग प्रकार से करने की बात करते हैं। क्योंकि इसमें एक और अवधारणा जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है डायस्पोरा की। क्योंकि बहुत से राइटर्स ऐसे हैं जो भारत में नहीं रहते, जैसे भारत की उदाहरण दें हम, तो भारत में नहीं रहते, अमेरिका में रहते हैं, पश्चिम देश में रहते हैं, लेकिन वो गए भारत से, डायस्पोरा, तो वो अभी भी वो भारत नहीं आ सकते, लेकिन उनकी कहानियों में भारत झलकता है और वो भारत को एक आइडियल बना के रखते हैं, एक आदर्श है जिसमें शायद वो कभी जाएं या न जाएं, लेकिन वो एक आदर्श था जिसको मजबूरी में छोड़कर वो यहाँ आए हैं। तो उसमें बहुत से विचारक हैं जिन्होंने इस पर, डॉम मॉरिस है फॉर इंस्टेंस, किरण देसाई है या अनीता देसाई है या फारूक ढोंडी है वगैरह, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की रचनाएं की है जो ये बतलाती है कि उनका आदर्श या उनका इमेजिनेशन में जो एक बहुत अच्छा समाज है वो तो भारत में है, और उसकी अच्छाई वो वहाँ पर बताते हैं। और या वो लिखते हैं कि जो भारत के लोग वहाँ जाते हैं या जो डायस्पोरा है, जो माइग्रेट हो रहे हैं, उस माइग्रेशन की क्या समस्याएं हैं उसके बारे में काफ़ी लेखन हम इसमें पा सकते हैं। तो इसलिए नागरिकता का सिद्धांत भी ये चैलेंज करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरी ऑफ स्टेट है उसमें जो नागरिक होता है, तो जो परंपरागत नागरिकता का सिद्धांत है कि राज्य का सदस्य नागरिक होता है, उसकी ये को चैलेंज करके ये वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की तरफदारी करते हैं। क्योंकि मानते हैं कि आज माइग्रेशन बहुत बढ़ गया है समाज में, दुनिया में, सब अपने अपने रोजगार के लिए अच्छे जीवन व्यतीत कर लेंगे, दुनिया भर में कहीं भी फैल सकते हैं, तो लेकिन उनके दिमाग में जहाँ से वो आए हैं वो कुछ न कुछ उनकी अनुभूति रहती है, उनका प्रति प्रेम रहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए नागरिकता के सिद्धांत को भी राज्य से अलग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत ये बहुत सी बातें सामने आई है, इसकी आलोचना भी की जाती है। और सबसे बड़ी आलोचना ये है कि यह वैश्विक सिद्धांत नहीं है, ये एक सेक्टेरियन सिद्धांत है, यानी ये केवल कुछ राज्यों का जो कि पहले कॉलोनी रहे उनके बारे में ही सिद्धांत निर्माण करता है। तो इसलिए पूरी दुनिया में ये लागू नहीं हो सकता, अमेरिका में ये लागू नहीं हो सकता, या इंग्लैंड में लागू नहीं हो सकता है, फ्रांस में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका तो फिर भी वहाँ पर अंग्रेजों का राज रहा था कुछ वर्षों तक, लेकिन ब्रिटेन में या फ्रांस में तो राज नहीं रहा था उस अर्थ में जिस अर्थ में भारत में रहा है। तो वहाँ पर इस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का क्या महत्व है? तो अगर कोई सिद्धांत वैश्विक नहीं हो सकता, यूनिवर्सल नहीं हो सकता, चाहे व्यवहार में हो या नहीं हो, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर तो हो, तो सैद्धांतिक स्तर पर भी अगर वो यूनिवर्सल या वैश्विक नहीं हो सकता तो वो सिद्धांत बहुत ही जिसे कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त नहीं है, बहुत ही सुदृढ़ सिद्धांत नहीं है, वो फिर एक छोटा सिद्धांत है, कुछ समाजों के लिए ही लागू किया जा सकता है। आपने बड़े धैर्य से इस लेक्चर को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।